हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैन क्लासेस फॉर यू। कल मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज जो मैं पढ़ाऊँगी वो है 1848 की क्रांति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1848 की क्रांति लुई फिलिप एक क्या हुआ था, उदारवादी शासक था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते थे। 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के का जो वैधानिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक सुधार के विरुद्ध रहता था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग का साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में कोई इंटरेस्ट या अभिरुचि ही नहीं थी। जो अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगा, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी और सुधारवादियों ने क्या किए, 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। क्या होता है फिर, 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चले गए। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता जो था लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला। तो गणतंत्रवादियों का नेता आपसे पूछा जाएगा तो लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला। जो शीघ्र दोनों में मतभेद हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुआ। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। अब आइए देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। कह सकते हैं जैसे कोई भी देश है, अगर उसके अंदर राज्य सब स्वतंत्र हो जाता है तो कोई भी वहाँ के चाहे नागरिक हो या फिर वहाँ के कोई भी महापुरुष, वो चाहेंगे ही कि एक यूनिटी के साथ इटली आए। तो ठीक उसी तरह इटली में भी था, अलग अलग राज्य स्वतंत्र घोषित कर चुका था खुद को। तो और अलगाव की भावना भी थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप था। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री रहे, अगर उसमें विदेशी कोई दूसरा देश अगर हस्तक्षेप करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभावित था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। इटली का जो राजधानी उस टाइम था वो रोम था और वो जो था वो पोप वहाँ का एक चर्च का जो मैन हेड होता है उसको पोप कहते हैं, उसके प्रभाव में था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उनके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। वहाँ का जो पोप शासक था वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन वो धार्मिक दृष्टिकोण से, ना कि शासक के द्वारा। और इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। ढेर सारा आर्थिक और प्रशासनिक प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे थे।
इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इटली के एकीकरण में फ्रांस में जो भी उस टाइम जैसे 18 फ्रांस में जो भी क्रांति हुई उसका प्रभाव जो है इटली पे भी पड़ा। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में, जब इटली विजय होता है तो उसके बाद नेपोलियन 3 गणराज्य में उसको विभाजित करते। एक सिसपाइन गणराज्य था, एक लिगुलियन और एक ट्रांसपेडेन। तो 3 गणराज्य में वो गठित किया। एक सिसपाइन गणराज्य, एक लिगुलियन और एक ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। हाँ, इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। और नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 15 में होता है, पता ही होगा। और 1815 में वियना कांग्रेस होता है और द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमाउंट और एक सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इसी प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा स्वतंत्र राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मैजनी का संबंध भी इसी दल से था। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में मैजनी का संबंध किससे था, तो आप लोग प्लीज़ टिक अप करेंगे कार्बोनरी से। और फिर 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहता और नागरिक आंदोलन शुरू होता है। और मैजनी क्या करते हैं, नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मैजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। कल जो क्लास होगी मैं मैजनी के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज।